हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी सीईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीरीज है उसकी एक फर्स्ट क्लास हम कर चुके थे। अब ये हमारी वैसे सेकंड क्लास है, आपको सामने दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्लास दिखा हुआ है। एक्चुअली ये 17 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट क्लास है। मैंने उस क्लास जो उस एग्जाम की जो है वीडियोस उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियोस हमारी छोटी रहें और थोड़ा अच्छा लगे। मतलब वीडियो छोटी होती है तो सिलेबस थोड़ा आसानी से कवर हो जाता है, मेरा मानना ये है। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर बाकी बातें बीच में लास्ट में करते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में पूछा गया था। इफ द सेवंथ डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, अगर सातवां दिन किसी महीने का फ्राइडे से 3 दिन पहले वाला दिन जो है वो सातवां दिन है, वट विल बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। तो 19th डे है जो मंथ का, उस दिन कौन सा दिन होगा, हमको ये बताना है। देखो अब हम ये कैसे करेंगे, हमें बोला गया है सेवंथ डे जो है मंथ का वो 3 days अर्लियर है देन फ्राइडे। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्राइडे, इससे पहले जाएंगे एक दिन पहले क्या होगा हमारा थर्सडे, उससे एक दिन पहले होगा हमारा वेडनेसडे, उससे एक दिन पहले होगा हमारा ट्यूसडे। तो इसका मतलब हमारा ट्यूसडे था यहाँ पे 3 दिन पहले, यहाँ से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले था हमारा ट्यूसडे, और इसने बोला है कि जो 3 दिन पहले दिन था ना वो महीने का सातवां दिन है। महीने का सातवां दिन, इसका मतलब महीने का जो सातवां दिन था वो था हमारा ट्यूसडे। मतलब सेवंथ डे ट्यूसडे था किसी मंथ का। अब इसने पूछा कि उसी महीने का 19वें दिन कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा। तो देखो सेवंथ डे ट्यूसडे है, तो यहां से सीधा सीधा 14th जाओगे तो 14th भी ट्यूसडे होगा। अब इससे आगे आप काउंट कर लो, 5 दिन और प्लस करने हैं। ट्यूसडे में अगर आप 5 दिन प्लस करोगे तो आप पहुंच जाओगे सीधा संडे पे। तो हमारा जो 5 दिन प्लस करने के बाद यहां से देखो ये 7 था, ये 14 था। 14 में प्लस 5 करे तो ये 19th दिन हो गया हमारा। ये हो गया हमारा 19th डे। 19th डे क्या है, संडे। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। देखो अब ये आपने पढ़े होंगे क्लासेस में, कुछ जो हमारी छोटी क्लासेस होती थी जैसे 9th 10th क्लासेस में पढ़ाया जाता था। मीन एक होता है, मोड एक होता है, मीडियन। मैं आपको ये तीनों ही बताता हूं फटाफट। देखो मीन में क्या होता है, जितनी भी टर्म्स दे रखी है ना उन सब का सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है टोटल, ये होता है हमारा मीन। अब मोड क्या होता है, मोड होता है हमारा जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। मतलब कुछ भी हमने जैसे ऐसे नंबर लिख दिए 2 3 4 5 6 7, ये 8, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5 ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखो सब, इसको पहले डाटा को है ना आप देखो, इस डाटा में सबसे ज्यादा बार कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 2 हो रही है। 2 3 बार आ रहा है तो मोड हो जाएगा हमारा 2। मोड हो जाएगा इस डाटा का 2। और अगर हमें मीडियन निकालना होता है ना, मीडियन निकालने के लिए मान लो यही डाटा है और हमसे पूछा कि मीडियन क्या होगा, तो मीडियन के लिए हमें ना सबसे पहले डाटा अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब देखो सबसे पहले 2 आता है, फिर 2, फिर 2, 3, 3, यहां से ऊपर से ना काटते चलो तो रिपीटेशन नहीं होगी आपकी। देखो 3 2 बार था, 2 बार लिख दिया। फिर 4 एक बार था, 4 हटा दिया ऊपर से। 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार लिख दिया नीचे। 5 2 बार लिख दिया। अब 6 7 और 8, 6 7 और 8,
तो इसकी अगर हमें मीडियन पूछा जाए, इसका मीडियन क्या होगा? अब ये टर्म गिनो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म्स है। अब इन 11 के जो मिड टर्म होगी ना, जो बीच में होगा, वो होगा हमारा, मतलब जो सिक्स टर्म होगी ना, वो होगा हमारा मीडियन। तो हमारा इस डाटा में 4 हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इसमें मीडियन का आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है। अब ऐसे ही ये मीडियन भी बता दिया मैंने आपको, मोड मोड भी बता दिया मैंने आपको। अब मीन, इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था मीन। अब देखो मीन कैसे निकालते हैं, इसने पूछा, एक मिनट, इसको सबसे पहले रब कर लेते हैं पूरे डाटा को, जो ये हमने लिखा है। आपने तुमने लिख लिया होगा ये। अब देखो, ये हमारा जो इसने पूछा है कि पहले 6 मल्टीपल ऑफ 4, पहले 6 मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, 4 8 12, फिर ऐसे ही करते चले जाओगे आप, 4 छिके 24, छठा ही होएगा 24, मतलब ऐसे ही होंगे जितने भी। अब इसमें क्या करना है हमको, मीन निकालने के लिए ऊपर होना चाहिए सम और नीचे होना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऊपर सम, इन सब का सम, 4 8 12, फिर आएगा 16 20 24, ऐसे। देखो ये एक डाटा था, ये छोटा सा, हमसे 6 टर्म का पूछा गया है, लेकिन कई बार ज्यादा का भी पूछ सकते हैं। तो जब कोई, देखो ये है ना, एक एपी में बन रहा है, 4 8 12, ये एक एपी की सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। देखो गैप सेम है ना, 4 और 8 के बीच में 4 का गैप, 8 और 12 के बीच में 4 का गैप, हर जगह 4 4 का गैप है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। और इसमें जब हम सम निकालते हैं ना, तो सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस एल लास्ट टर्म, अपॉन में नंबर ऑफ, कितने नंबर थे, हमने कितने मल्टीपल लिए थे यहाँ पे 6, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी हमारी 6। ठीक है, अब यहाँ पे n/2 करोगे तो 6/2 गुना में a प्लस एल, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 4, प्लस एल लास्ट टर्म थी 24, अपॉन में 6, ये हो जाएगा हमारा 3, 24 और 4 28, ये आ गया हमारा 3 गुना 28/6, ये 2 पे कट गया, ये 14 पे कट गया, तो हमारा आंसर हो गया 14। 14 हो गया हमारा आंसर, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे होगा, मैंने इसमें आपको तीनों बता दिया, मीन मोड मीडियन, आपको कोई सा भी आ जाए तो आप वो आराम से कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन सिकेंड थीटा क्या होगा। देखो हमें tan थीटा दे रखा है √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan थीटा √3 कितने में होता है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये tan 60, tan 60 पे होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 60, थीटा की वैल्यू 60 है, तो हमारा सिकेंड 60 कितना होता है ये बताना हमको, सिकेंड 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ठीक। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए थीटा की, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा सीधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहन रैंक 7 फ्रॉम दी टॉप, एक लाइन है यहाँ पे, रोहन है जो 7th है फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे रोहन जो है 7th है, रोहन है 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। यहां से जो देखो, यहां से जो रोहन की रैंक है वो है 26 और यहां से इसकी रैंक है 7th, तो ये 7th नंबर पे बैठा है ऊपर से, नीचे से 26 पे। अब इसमें पूछा है कि टोटल कितने स्टूडेंट है। अब देखो अगर तुम सीधा सीधा 7 और 26 को जोड़ोगे ना, तो रोहन की कैलकुलेशन 2 बार हो जाएगी, इन पहले 7 में भी और 26 में भी।
तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि इसका मतलब ये 26वां नंबर है तो इससे नीचे है 25 बंदे, ये ऊपर से 7वां नंबर है तो इससे ऊपर है 7 बंदे, 7 और 25 और एक ये खुद, ये सारे जोड़ दो, 7 और एक 8 और 25 33, इसका मतलब टोटल 33 हो गए। या तो ऐसे कर लो, या क्या करो 26 और 7 जोड़ोगे -1 कर दोगे, क्योंकि रोहन 2 बार कैलकुलेट हो गया तो भी 33 आएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो टोटल 33 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने देखा होगा ना, ये सेम क्वेश्चन एक लाइन में बैठने के या सर्कल में बैठने के, ये क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट, ये है हमारे पिछले पेपर में भी आपने देखे थे और इसमें भी देख चुके हो आप, इसमें भी है। ऐसे ही आपने जो इससे पिछला क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी देखा था, यहाँ भी देखा है। अगर आप अभी भी नहीं करके जाते हो इन क्वेश्चन को और नहीं कर पाते हो तो ये सीधा सीधा आपकी ही गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। ये इससे पीछा क्वेश्चन, चलो मीन तो पहली बार ही आया ये क्वेश्चन देख लो, ये सेम ही था एक तरह से, अरेंजमेंट ही है ये भी है, लेकिन मतलब डेज का ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सिमिलर था। अब नेक्स्ट पे चल सकते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है जो आ रहे हैं हमारे मैथ्स के और रीजनिंग के। और अगर सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, आप नहीं कर पा रहे हो उसको सोल्व, तो उसको छोड़ दो, उस पर बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि उतने ही टाइम में आप दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो और उन क्वेश्चंस के भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपको उस क्वेश्चन को करने के मिलते। तो एग्जाम में बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए आपको छोड़ना क्या है। जो आपको नहीं आता आप उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में देखो, सबसे पहले जो आता है वो अपने पेपर में अटेम्प्ट करो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 की पावर x प्लस 1, ये देखो 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 1728। ये सेम क्वेश्चन देखो, अब मैंने ना आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर x इंटू, ऐसे कर देते हैं तो इंटू 3, और ये भी चलो इंटू करके लिख लो इसको, 2 की पावर n इज इक्वल टू 1728। ये देखो मैंने क्या किया ना, 3 की पावर x प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम, आपने लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा समझा होगा तो आपको आ जाएगा ये 3 की x इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम एक साथ लिखेंगे ना तो इसको 3 की पावर x प्लस 1 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से लिखा जा रहा है ये। अब ये हो गया हमारा 3 की पावर x इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 1728 अपॉन में 3। ये काटो गया, 3 पंजे 15, 2 3 सत्ते 21, 3 6 18, तो ये काट के आ गया हमारा 576। अब 3 की पावर x इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 576 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब ये 3 और 2 की पावर्स के मल्टीपल में हमको लिखना है 576 को। तो आप क्या करो ना, पहले 576 का आप एलसीएम लेके देखो यहां पे। इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 सौ 8, 2 सौ 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, अब करेंगे इसको 3 या 9, फिर ये 3 से 1, बस ये हो गया। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो तुम, 576 को यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6 बार आ रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम, पहले 3 लिख लेते हैं, 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 6। अब देखो अगर ये दोनों साइड आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ x की जगह क्या है 2 और n की जगह क्या है 6, तो n और x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू आ गई 6। अब हमसे पूछा है कि n अपॉन x क्या होगा, n अपॉन x क्या होगा 6/2, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 3। ये हमारा ऑप्शन सी ठीक है। ये देख लो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, हमने जो लास्ट क्लास में बताया था सिर्फ एक वो ही कंसेप्ट यूज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं यूज हुआ इसमें। एलसीएम आपको सबको लेना ही आता होगा, अगर आपको ये भी नहीं आता तो फिर छोड़ दो, मतलब फिर नहीं हो सकता अभी आपसे पेपर, अगर आपको एलसीएम भी नहीं आ रहा है अभी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 70 डिग्री
ईच बेस एंगल इज ऑफ मेजर। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसने बोला कि वर्टिकल एंगल जो है हमारा वो 70 डिग्री है। ये देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया हमने, और ये बना दिया हमारा 70 डिग्री का एंगल। ये ए बी सी, ये दोनों साइड हमारी बराबर है, और इसका जो ये वर्टिकल एंगल है ये 70 डिग्री है। ये एंगल हमको बताने हैं कि ये दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे। अब एक कंसेप्ट है बहुत छोटा सा, बिल्कुल बेसिक, कि अगर एक ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल है ना, दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मान लो ये हमारा x है तो ये भी x होगा। तो इसका मतलब अब सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180, और इनका सम देखो x प्लस एक्स प्लस 70 इजक्वल टू 180। ये हो गया 2x इजक्वल टू 180 माइनस 70, 2x इजक्वल टू 110, और x इजक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से 55। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हर एक एंगल 55 डिग्री के होंगे, ये दोनों मतलब जो बचे हुए थे। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है हमारा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर द गिवन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ये सेम क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं लास्ट क्लास में भी। अब आप मतलब खुद देख पाओगे, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो ना, तो आप देख पाओगे क्वेश्चन ही नहीं चेंज हो रहे हैं उनके, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, वहां पे सेम पैटर्न है क्वेश्चन का। तो आपको ये पक्का हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो। चलो अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। अब यहां देखो आप, ये 2 में 5 प्लस करे 7, 7 और 7 फिर 14, फिर 14 में 9 प्लस करे 23, फिर 23 में करे होंगे 11 प्लस 34। अब 34 में करेगा यहाँ पे 13 प्लस, मतलब यहाँ आएगा हमारा 47। अब ऑप्शन में देखो पहले 47, देखो एक में ही दे रखा है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब हमारा यही सही आंसर है। समझ आया, यहाँ का देखो 2 से 7 गया तो +5, फिर 7 से 14 पे गया तो +7 हुए, फिर 14 से 23 पे गया तो +9 हुए, फिर 23 से 34 पे गया तो +11 हुए। अब 34 से यहाँ देखो हर एक यहाँ सीरीज चल रही है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 यहाँ पे होने चाहिए +13। इसमें अगर 13 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47 पहला नंबर। ये हमने ऑप्शन में चेक किया, सिर्फ एक में लिखा हुआ था, तो ये ही सीधा सीधा आप लिख सकते हो। नहीं तो अगर दूसरा लेटर चेक करो, Z से Y, Y से X, एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब एक एक नहीं, हाँ एक एक देखो ये आपको ना कम होता मिलेगा यहाँ पे। Z से एक कम हुआ Y, Y से कम हुआ X, X से एक कम हुआ W, W से एक कम हुआ V, V से एक कम हुआ U। देखो ये सेकंड लेटर हमारा U है। ऐसे ही आप यहाँ देखो 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 2 13 और 2 15, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपने पहला सही निकाला है ना इसमें नंबर, तो एक ही ऑप्शन में था और उससे ही हो जाना था। हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देखो एक ये नया टाइप है थोड़ा सा, जो अब आपको समझना है। इसमें हमसे पूछा कि एक कॉलम 1 और कॉलम 2 में ना एक कोड में लिखे हुए हैं। कॉलम 1 में हमारी इंग्लिश लिखी हुई है और कॉलम 2 में कोड लिख दिया उसके लिए, जो हमारा पूरे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर एक वर्ड के लिए एक एक कोड है कुछ। अब इसने पूछा है कि उसके बेस पे हमको बताना है कि कीप के लिए क्या कोड लिखा हुआ है, कीप के लिए। अब देखो यहाँ पे, ये देखो आप, कीप क्वाइट गुड नाइस, ये लिखे हुए हैं। अब इन दोनों लाइनों में हमारा गुड सेम है, देखो गुड, यहाँ पे भी बस एक ही लेटर सेम आ रहा है ना, यहाँ पे वो वर्ड, ये गुड, ये भी गुड, गुड गुड गुड, ये देखो गुड हो गया हमारा। और अब गुड के बाद आ गए हम, इसमें भी एक सेम आना चाहिए, इसका मतलब देखो इसमें ला कहीं है नहीं है, इसमें देखो डा सेम है, इसका मतलब गुड के हमारा डा हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है गुड से, हमें कुछ लेना देना नहीं था, हमारा कीप से लेना देना, हमें कीप का पता करना है, कीप का क्या होगा। अब देखो गुड का तो हमें पता लग गया डा। ठीक, अब और कुछ कॉमन है इनमें नहीं है।
अब नेक्स्ट पे आते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कीप क्वाइट नाइस, यहाँ पे नाइस डेज आर गुड। इसका देखो गुड का तो हमें पहले ही पता लग गया, गुड के लिए होना चाहिए डा, तो डा तो यहाँ पहले हटा दो। अब यहाँ बच गया नाइस डेज आर, और ऊपर था ये। अब नाइस के लिए देखो इसमें ला सा का तीन बचे हुए हैं, और यहाँ बचे हुए हैं हमारा, दोनों में नाइस सेम है, तो मतलब एक ही सेम होगा फर्स्ट और थर्ड में। ला सा का, और यहाँ पे ला पा ली, तो ला, इसका मतलब हमारा जो है नाइस के लिए हो रहा है ला का यूज, नाइस के लिए ला, इसको हटा दो यहाँ से, नाइस के लिए ला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कीप के लिए। अब देखो क्वाइट का और पता लगे, क्वाइट का और पता लग जाएगा ना, तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कीप क्वाइट, जो हमारा बचा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप सेम डेज गुड। अब गुड का हमें पता है क्या है डा, इसको हटा दो। अब कीप इन दोनों में सेम है फर्स्ट और फोर्थ में, तो फर्स्ट और फोर्थ में अगर कीप सेम है तो हमारा सिर्फ एक और सेम मिलेगा, वो है हमारा का। इसका मतलब जो है हमारा का, यही हमारा सही आंसर है का, ये रहा। इसलिए कीप का जो कोड है वो है का। ये होपफुली आपके समझ आ गया होगा, हर एक वर्ड का एक एक कोड दे रखा था, हमने कंपेयर किया और वहां से एक एक हटाते गए, एक एक निकाल के हमने फाइनल कीप पे पहुंचना था, हम फाइनली कीप पे पहुंच गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ओड पेयर ऑफ वर्ड्स, ओड पेयर बताना है यहाँ पे। देखो पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, मैसन वॉल, फॉर्मर फील्ड। अब देखो ये क्या दिया हुआ है ना, कि हमारे जो ये दिया हुआ पेंटर, ये जहां पे काम करते हैं ना वो दिया हुआ पेंटर गैलरी, एक्टर स्टेज, एक्टर स्टेज पे परफॉर्म करता है, ऐसी मैसन वॉल, फार्मर फील्ड। अब देखो फार्मर भी फील्ड पे काम करता है, पेंटर गैलरी में काम करता है, लेकिन मैसन क्या सिर्फ दीवार बनाता है, नहीं, इसका कुछ और होना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब ये एक सही नहीं है हमारा जो पेयर बना हुआ है, ये ओड पेयर है, ये अलग है सबसे, तो यही हमारा ऑप्शन सही होएगा सी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब देखो आपने है ना एक लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था डिस्क्रिमिनेंट का, अगर आपने देखी होगी तो डिस्क्रिमिनेंट था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकलवाया था। अब यहां क्या किया, एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली उसमें कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं इसके आगे ही। देखो डिस्क्रिमिनेंट हम ऐसे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अभी सोच रहे हो बी ए सी क्या लिख दिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऐसे निकालते हैं हम। और अब क्या कंसेप्ट होता है, अगर देखो हमारा डी जो हमने ये निकाला है इसको सोल्व करके, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जो रियल रूट्स होते हैं ना वो हमेशा 2 होते हैं, 2 रियल रूट्स, ठीक है। अब d इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो एक ही होता है हमारा रियल रूट, और d लेस देन 0 आ जाए, d हमारा अगर लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट, तो कोई रियल रूट नहीं होता उस इक्वेशन का। अब यहां पे आप देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के। अब इसमें भी दो कंसेप्ट यूज होंगे, आपने लास्ट क्लास में सीखा था, इसको पावर में लिख लेंगे हम 3 की पावर में, तो दोनों तरफ 3 की पावर हो जाएगी, कंपेयर कर देंगे। ये देखो 3 की पावर लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वही लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x, ओहो गलत हो गया सॉरी, ये मैंने नीचे लिख दिया, ये ऐसे है 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। 9 को क्या करते हैं हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है 3, तो पावर इक्वल हो जाती है, इसको हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। इस 2 को इधर ले आओ, 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 7x
2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा +5 = 0। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर आप देखो यहां से डी निकालोगे, यहां से अगर आपने डी निकाला, डी इक्वल टू होता है B² - 4AC। बी है हमारा -7, -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 और सी है 5। अब इसको सोल्व कर लो। डी इक्वल टू यहां से आएगा हमारा 49 माइनस 4×2 = 8 × 5 = 40, ये आ गया 9। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो कितने रूट होंगे यहां देखो, 2 रियल रूट। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 हमारा, 2 रियल रूट होंगे 2। लेकिन बाय चांस अगर आपको यहां ये याद नहीं रहती चीज, तो आप क्या करो ना, आपको इक्वेशन तो सोल्व करनी आती है, यहां से निकाल के देख लो कितने रियल रूट्स हैं। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसको लिख दोगे 2x² -2x -5x +5 = 0। 2x कॉमन लिया, यहाँ बच गया x -1 -5 कॉमन लिया, ये आ गया x -1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी एक तो 1, और ये 2x -5 एक आ गया x = 5/2। तो इसका मतलब कितने रूट हुए, 2। तो भी 2 ही आया आंसर। तो आप दोनों तरीकों से कैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये डी वाला जो था ये पहले भी था, इसलिए मैंने आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा इलेबोरेट करके बता दिया, क्योंकि ये पिछली वीडियो में भी था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 of the following 3 are alike in particular pattern and hence form a group. Find the odd man out. odd man नहीं होएगा, शायद odd one होएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, odd one होगा। बाकी देखो स्क्वायर कैसे होता है, इसमें odd one out बताना है। स्क्वायर हो गया हमारा, ये हमारा रोम्बस हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब आप एक चीज देखो, इन तीनों में 4 साइड है, ट्राइंगल में 3 साइड है, तो सबसे अलग यही है ना। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो गया, ओड वन आउट, यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अ ट्रेन ऑफ 320 मीटर लेंथ, एक ट्रेन है 320 मीटर लंबी, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h, 72 km/h की स्पीड से चल रही है। तो ये कितना टाइम लेगी उस एक पोल को क्रॉस करने में। अब देखो ये सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था, यहां भी है, बस वहां हमसे शायद स्पीड पूछी थी, यहां हमसे टाइम पूछ लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ 320 मीटर, स्पीड 72 km/h। लेकिन चक्कर क्या है, ये है हमारी km/h में और ये है मीटर में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18×72, ये आ जाएगा 320/20, और ये काट लो तो ये आ जाएगा हमारा 16 सेकंड आंसर आ जाएगा। 16 सेकंड लगेंगे इसको पोल को क्रॉस करने में, ये रहा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, वही ट्रेन, वही पोल, वही लेंथ दे रखी है ट्रेन की। इन तीनों में से ना कोई एक चीज गायब मिलेगी और 2 चीज हमें दे रखी होंगी, एक हमसे पूछेगा। सेम तरीके से ये क्वेश्चन होना है, यही बस इतना जोल कर देते हैं इसमें। ये जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, इससे पिछले में शायद km/h में चेंज करना था, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बस यही है, और कुछ चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इफ पेंट इज कोडेड एज 74128, पेंट को कोड दे रखा है एक ये, एक्सेल को एक ये कोड दे रखा है, एक्सेप्ट को बताना है। अब आपके याद हो ना, तो लास्ट क्लास में था एक रिमेन जिसका हमको बताना था। अब यहाँ पे ना हर एक जो एक लेटर है ना, पी के लिए देखो इसने क्या लिखा हुआ है, पी के लिए 7, ऐसे ही ए के लिए 4, ऐसे हर एक लेटर के लिए ना एक कोड है। यहाँ पे ई के लिए 9, एक्स के लिए 3, हर एक के लिए कोड है। तो ऐसे ही एक्सेप्ट के लिए बताना, देखो ए के लिए क्या लिखा है 4, एक्सेप्ट के लिए लिखना है ना, तो ए के लिए हो गया 4। सी के लिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो इस सी का भी 5, इसका भी 5। ई के लिए 9, 9 आ गया। पी के लिए, पी की जगह क्या लिखा था 7, 7। टी की जगह 8,
आ गया 455978, देखो ऑप्शन ये रहा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ये देखो, अब आप सोच रहे होगे कि कुछ अलग आता है, लेकिन जब आप ये क्लासेस देखोगे ना, तो आपको लास्ट तक मतलब खुद यकीन हो जाएगा कि कुछ अलग नहीं आता, क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं। और यही क्वेश्चन अब की बार भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, आप देख लेना। आप एग्जाम दे के आओगे तो आप खुद बताओगे कि यही क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैथ्स और रीजनिंग में आप अपने नंबर बना सकते हो, और ये आपको हेल्प करेंगे उस एग्जाम को क्लियर करने में, कट ऑफ क्लियर करने में। तो अपने नंबर यहाँ पे आप पक्के करो जितने हो सके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स न्यूटन्स रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्लास में आप बैठे होगे, बच्चे बैठते थे ना जब छोटी क्लास में बैठते थे, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, टोटल 42 बच्चे हैं क्लास में, न्यूटन बैठा है नीचे से 22वें नंबर पे। ये है 22वां नंबर, और यहां बैठा है न्यूटन, ये नीचे से 22वें पे बैठा है, नीचे से 22वें नंबर पे बैठा है। तो इसका मतलब इससे नीचे एक बंदे कितने हैं, 21, एक ये खुद हो गया 22, टोटल कितने बंदे थे 42। तो इससे ऊपर कितने हुए 20। ठीक, अब देख लो आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। टॉप से कितने नंबर पे बैठा है, इससे ऊपर अगर 20 है तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, 21वां नहीं हो जाएगा इसका नंबर, इसका नंबर हो जाएगा 21। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। तो देख लो, अब आप खुद ही देख पा रहे होगे कि कितने आसान क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। और ये मतलब आप सोचो कि एक सरकारी नौकरी के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने आसान आसान, और एक हुआ बना दिया जाता है कि आप तो सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकते, आप तो एग्जाम ही नहीं क्लियर कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी जो हमारा जनरल आईक्यू है, जनरल नॉलेज है, हमारे वही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और हमें अपना बस बेसिक सा एक पता होना चाहिए, हमें बेसिक चीजें, तो हम आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे हमेशा किसी भी पेपर में। कोई भी पेपर हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, तो कभी भी डरना नहीं है इस चीज से कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, हम सिलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर आपने तैयारी की है थोड़ी सी भी, तो आप अच्छे से अपना एग्जाम दे के आओ, और बाकी भगवान की इच्छा, अगर आपने तैयारी उस लायक की होगी तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, आप जरूर कट ऑफ क्लियर करोगे। और बाकी ठीक है, बस अपना अच्छे से तैयारी करते रहो। अभी तो सीईटी के एग्जाम के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, आप सभी ने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो आप वेबसाइट पे जाके चेक करिए आपका कहाँ आया एग्जाम सेंटर, काफी दूर दूर दिए हुए हैं बच्चों के। लेकिन आपकी तैयारी है अगर थोड़ी सी भी, तो आप जाना जरूर, क्योंकि ये एक सिर्फ क्लियर करने के लिए है एग्जाम। इसमें आपकी कोई कट ऑफ नहीं डिसाइड करेगी कि आपकी मेरिट नहीं बनेगी। तो आप सिर्फ एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो आप नेक्स्ट पेपर में बैठ पाओगे। अगर आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत, तो आप जरूर एग्जाम देने जाएं, और बाकी तो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको इस क्लास से कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करा सकूं। एक्चुअली मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, मैं भी एक छोटी सी नौकरी करता हूँ कहीं पे, तो उसकी वजह से थोड़ा कम टाइम मिल पाता है। लेकिन मैं फिर भी अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ और वो एग्जाम क्लियर कर पाए। तो बस यही है। और कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय।